नॉर्मल, मतलब एक तो नॉर्मल फॉरेनर्स हो गए, दूसरे हो गए एनिमी एलियंस, ठीक है। मतलब ऐसी कंट्रीज, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा अभी तक, मतलब अभी एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा एनिमी कंट्री नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या किसी मतलब ऐसी कंट्री को एनिमी मान के मत बैठो, खुद ही चाइना को, पाकिस्तान को, ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं है। सामान्यतः होता है क्या है कि व्हेन द कंट्री इज इन वॉर विद समवन, मतलब कि इन वॉर, इज इन वॉर, मतलब वॉज इन वॉर नहीं कि पहले युद्ध लड़ाया तो हमेशा एनिमी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए कोई कंट्री भारत का एनिमी कंट्री नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि देखो, जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, लेकिन जो, ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं उनको आर्टिकल देखो 15, 16, 19, 29, 30, मैं इतनी बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30, मतलब मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि ये जो 15 है, ठीक है, रिजर्वेशन की बात करता है स्पेशली, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और ये बोलता है कि भेदभाव नहीं हो सकता है, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन ये किस चीज की बात करता है बताओ, आर्टिकल 15 किस चीज की बात करता है, ठीक है, अवसर की समानता की बात करता है, 15 और 16 दोनों ही। लेकिन 16 क्या करता है, वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। लेकिन जो 15 है वो कहीं भी, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, 5 चीजों के आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कास्ट, सेक्स, रेस, ठीक है, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आर्टिकल 19 की बात करूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 29, 30 आपको कल्चरल राइट्स हैं, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं सिटीजन के, तो सिटीजन के बेनिफिट होते हैं तो भाई ड्यूटीज भी होती हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, हाँ, ये जिंदगी मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहा था, अरे एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल, देखो, मान लो है, अब देखो सबसे पहले आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 कुछ नहीं कहता, देखो, मतलब कुछ तो कहता ही है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 7 है, ठीक है, एकदम सिंपल है। ये कहता है कि सिटीजन कौन होंगे, सिटीजन होंगे कौन, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब कमेंसमेंट हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कमेंस हुआ था, ठीक है, 26 जन 1950 को, ठीक है, तो उस डेट से कौन नागरिक होगा, भारत में रहने वाले लोग, कौन, रेजिडेंट्स, मतलब भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाले नागरिक कौन होंगे ये बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 5 में। 6 में क्या बताया गया है कि हु केम फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि देश का बंटवारा हुआ था, आपको पता ही है, तो जो पाकिस्तान से भारत आ गए ना, उनकी नागरिकता के विषय में बताया गया, ठीक है, तो वो नागरिक होंगे, तो केम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी तो ये रिलेवेंट हो गया, तो मतलब उस डेट से जो हु केम फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो भारतीय नागरिक थे, ठीक है, कितने साल हो गए, 1950 से आज 2024, तो इतना टाइम हो गया, तो बहुत कम लोग बचे हैं, ठीक है। सुनो, साथ में क्या बताया बताया गया है कि कौन नागरिक होगा, हु वेंट पाकिस्तान, मतलब जो भारत से पाकिस्तान चला गया था, कहां चला गया, वेंट पाक, लेकिन फिर बाद में पता चला वहां कुछ है नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, बाद में पता चला कि वहां कुछ नहीं है, फिर से मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वेंट पाक, बट रिटर्न, एक होता है आना, एक होता है रिटर्न करना, ठीक है, तो रिटर्न वापस आ गए, मतलब पाकिस्तान गए लेकिन देखा, फिर वापस आ गए, तो उनकी नागरिकता के विषय में बताओ, बचा कौन, एकदम सिंपल है, बचा कौन बताओ, बचा वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कौन बचे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसे इंडियंस, जरूरी थोड़ी जैसे पाकिस्तान तक उनका रास्ता जाता है, मतलब कि वो इंडिया के बाहर है, किसी भी कंट्री में है, ठीक है, समझ में आया, तो इंडिया के बाहर है किसी कंट्री में, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब दूसरी कंट्री में है बट है इंडियन ओरिजिन के, तो उनकी नागरिकता के विषय में बताया गया, समझ में आया। तो ये 4 चीजें हैं। दूसरी बात, देखो, जो आर्टिकल 8 है, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 8 कुछ नहीं कहता है, मतलब कुछ तो कहता ही है, क्या कहता है बताओ, अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है, किसी ने नागरिकता प्राप्त की है कहां से,
आर्टिकल 5, 6 या 8 के तहत, अब मत पूछना 7 क्यों नहीं है, क्योंकि इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो 5, 6, 8 के तहत अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है और उसने एक्वायर की, ठीक है, एक्वायर की क्या, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अगर अदर कंट्री की उसने नागरिकता एक्वायर की तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब कि उसकी जो भारत की मतलब जो भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये आपको पता ही होगा, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री का भी नागरिक रहे और भारत का भी नागरिक रहे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी ने भारत किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार किया तो तुरंत भारत की नागरिकता खत्म। तो ये समझो। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, फिर देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इतनी टेंशन में बताओ। आर्टिकल 9, ये आर्टिकल 8 नहीं था, ये आर्टिकल 9 था, ठीक है। तो आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट, ठीक है, यहां पे पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट शैल मेक क्या प्रोविजंस, प्रोविजंस बनाएगा किस चीज का, बताओ, पार्लियामेंट प्रोविजन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 10 हटा देते हैं, एक काम करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो जाएगा और लिखना भी कम पड़ेगा। क्या कह रहे हो सर, आलसी हो गए, लिखने के चक्कर में यही चेंज कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो एकदम सिंपल है। ठीक है, इस अब ये देखो, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ये दो जगह दिया है, यहां से क्लियर भी हो जाएगा ना, इसलिए इसको लिया। देखो ये दो जन, एक तो कौन कंटिन्यू करेगा, कौन, हु विल कंटिन्यू क्या, सिटीजनशिप, ठीक है। तो कंटिन्यू कौन करेगा, तो ये आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, यहां पे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है बताओ, ये है 10 और ये है 11, और टोटल सिर्फ 11 आर्टिकल है। तो इस बात का ध्यान रखना, टोटल कितने आर्टिकल हैं, 11 आर्टिकल हैं, और ये 11 के 11 आर्टिकल उम्मीद है कि आपको पक्का याद हो गए होंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, एकदम सिंपल है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि मतलब अगर कौन नागरिकता को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जिसने नागरिकता प्राप्त कर ली है वो कौन कंटिन्यू करेगा, कैसे कंटिन्यू करेगा, इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, बताओ, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर 11वां बोलता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एनी लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बस ये याद रख लेना, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। पांचवें में क्या है बताओ, सिटीजनशिप किसका, ठीक है, हुवेंट, मतलब सिटीजनशिप किसका है, जो इंडियन रेजिडेंट है, मतलब जो भारत में रह रहे हैं जो लोग भारतीय, उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 6 किसके बारे में बताया गया, आर्टिकल 6 उसके बारे में बताया गया जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, बंटवारा हुआ था तो वहां से भी लोग तो भारत आए। अब ऐसा उनके साथ मतलब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, क्यों, अरे अपने भाई बंधु है ना, इसलिए तो पाकिस्तान छोड़ के आए। 7वां, मतलब जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर उनको दिखा कि वहां कुछ, ठीक है, तो फिर वापस आ गए, तो उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 8, हाँ, पीआईओस के बारे में बताया गया। पीआईओस मतलब कि ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर हैं, ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर हैं, उनके बारे में, उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया 8। उसी तरीके से 9वें में बताया गया कि मान लो किसी ने अगर आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत अगर नागरिकता ली है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो फिर उस पर ग्रहण लग जाएगा, उसकी नागरिकता पे ग्रहण लग जाएगा, मतलब ऐसा लिखा नहीं है ग्रहण लग जाएगा, मतलब उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है बताओ, पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट प्रोविजन बनाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 10 और 11 दोनों में प्रोविजन बनाएगा पार्लियामेंट, लेकिन 10 किससे रिलेटेड है कि कौन कंटिन्यू करेगा, नागरिकता कौन जारी रखेगा, किसको नागरिकता मिलेगी, ये डिसाइड करेगा कौन,
पार्लियामेंट। और नागरिकता से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी चीज अन्य मामले में भी कौन बनाएगा बताओ? पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बस यही लिखा है यहाँ पे और कुछ है नहीं। ठीक है, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी विदेश, क्या था बताओ? ठीक है, तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है किस तरीके से बताओ? अनुच्छेद 5 के आधार पर, ठीक है, अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर अगर उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। वैसे वो भारत का नागरिक किसी भी तरीके से नहीं रहेगा, बस इसमें लिखा ऐसा गया। ठीक है, तो नागरिकता के अधिकार मतलब किस तरीके से जारी रहेंगे? जो कंटिन्यूएंस करेंगे, जो नागरिकता रख, जिनको नागरिकता मिल गई है वो किस तरीके से जारी रखेंगे, किस तरीके को उनको अधिकार वगैरह मिलेंगे, तो वो सारी चीजें कानून बनाएगी आर्टिकल 10 के तहत पार्लियामेंट। नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। ठीक, देखो बहुत ध्यान से सुनो। नागरिकता, अगर मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछूं, इमीडिएटली तुरंत रिप्लाई देना, तुरंत सुनते ही मैं आपसे एकदम सिंपल पूछूं कि ये बताओ, आपको पता है नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके? बता देता हूं तब पूछता हूं, एकदम सामने लिख देता हूं तब पूछता हूं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, और नागरिकता लूज करने के मतलब नागरिकता खोने के कितने तरीके बताओ? 3 तरीके दिए गए हैं। अब बताओ, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलता हूं नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता प्राप्त करने के 3 तरीके भारतीय संविधान में वर्णित हैं, बताओ सही है गलत है? फटाफट बताओ तुरंत। पहला क्या है बताओ? पहले तो आप नागरिकता प्राप्त करोगे बाई बर्थ, ठीक है। दूसरा बाई डिसेंट, ठीक है, बाई डिसेंट। तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चौथा बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा, ठीक है। और बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, तो क्या है बताओ? बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये 5 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला बताओ वो सही है गलत है? मैंने बोला था भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके तथा नागरिकता त्यागने के कितने तरीके दिए गए बताओ? एक तो है रेनंसिएशन, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है डेप्रिवेशन, ठीक है, डेप्रिवेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुनना। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला था ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके दिए गए हैं ना वो संविधान में नहीं दिए गए, या नागरिकता त्यागने के, तो वो तरीका कहां दिए गए हैं बताओ? सिटीजनशिप, अमेंडमेंट एक्ट 1955 में। कहां दिए गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? 1955 में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ संविधान ही एक कानून की किताब है, ऐसा मत सोचना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि व्हेन आई वाज आल्सो इन प्रिपरेशन स्टेज तो ऐसा ही लगता है, ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ संविधान की ही किताब ऐसा नहीं है। तो ये एक्ट है 1955, ये बताता है कि नागरिकता किस तरीके से किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और किस तरीके से त्यागा जा सकता है, मतलब किस तरीके से आप नागरिकता को खो सकते हो। तो ये तो हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें 2-3 चीजें यहां ध्यान दे लो। रेनंसिएशन कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखा है फिर भी बता दे रहा हूं। रेनंसिएशन कुछ नहीं है। रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है? त्यागना। आप खुद त्यागते हो, तो जब आप खुद ही त्याग दो, रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है? जब आप खुद ही त्याग दो, मतलब आप चाह रहे हो कि भारत की नागरिकता नहीं चाहिए आपको, तो फॉर्म सबमिट करके आप त्याग सकते हो, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उस आपके त्यागने की कंडीशन को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब आपकी नागरिकता आप छोड़ने के जो राजी हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये भी डिपेंड करता है।
दूसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट हो जाना, मतलब ऑटोमेटिक टर्मिनेशन होता है। मान लो आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली, भारत सरकार को पता चलेगा आपका टर्मिनेट मतलब कि जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगी। देखो, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है, डिप्रीवेशन का मतलब डांटना होता है, आपको पता है, ठीक है, डांटना होता है, मतलब मार के, स्कॉल्डिंग करके। लेकिन सुनो, ऐसा मार के वार के नहीं, लेकिन ध्यान से सुनो, डिप्रीवेशन का मतलब आपसे नागरिकता छीन ली जाती है, आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, आपको नागरिकता से हटा दिया जाता है, ठीक है। इनमें फर्क है। रिनंसिएशन आप खुद कर रहे हो, टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक है, मतलब भारत सरकार को पता चले नॉर्मली आपकी नागरिकता खत्म हो गई, तो उसमें कोई ऐसा दंड वंड का विधान नहीं है, इसमें दंड हो सकता है। इसमें रीजन है, इसमें डेप्रीवेट क्यों कर रहे हैं? मान लो आप किसी ने किसी फ्रॉड, मतलब कोई फ्रॉड काम किया है, उस तरीके से नागरिकता प्राप्त की है फ्रॉड तरीके से, या फिर युद्ध के समय, ये मान लो किसी भी स्थिति में वो देश के अगेंस्ट ही काम करने पे लगा है, मतलब भारत के अगेंस्ट, या युद्ध की स्थिति में दुश्मन का साथ दे रहा है, तो मतलब इस कंडीशन में क्या, मतलब देश विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम ये डिटेल में चर्चा करेंगे, इसमें एक चर्चा नहीं करूंगा, क्या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, कॉमन सेंस से बताओ। भारत ने सिक्किम को एक्वायर किया, ठीक है, तो भारत ने जो सिक्किम को एक्वायर किया, तो वहां के जो सिक्किम के नागरिक थे, तो उनको हमने नागरिकता प्रदान की, ठीक है नहीं की, तो उनको जब नागरिकता प्रदान की, तो वही है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर किया, मतलब कोई भूभाग हमने अपनाया, तो हम वहां पे रह रहे लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे ना, तो वही है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, बाकी कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे चार चीजें, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के ये कितने, 5 तरीके हैं, त्यागने के 3 तरीके, एकदम सिंपल है, इसलिए लिखा ताकि आपको याद हो जाए, अदरवाइज यहाँ लिखा था बट वो याद होता ना आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आओ, अब देखते हैं बाई बर्थ कौन होगा नागरिक। मान लो किसी का जन्म भारत में हुआ, मान लो किसी का जन्म कहाँ हुआ, हाँ, भारत में हुआ किसी का जन्म, तो सुनो, अब देखो कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा वो। देखो, अब इसमें कुछ कंडीशन थी, पहले तो बिल्कुल सिंपल थी, एकदम सिंपल थी, याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, अगर सिंपल याद रखोगे तो। वो बहुत सिंपल था, क्या था, 26 जनवरी 1950, नागरिकता के जितने प्रावधान है इसी डेट से लिया गया है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर। एक चीज लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे लिखो फ्रॉम, मतलब कौन सी डेट से, और यहाँ लिखो बिफोर। यहाँ पे जो मैं डेट लिख रहा हूँ ना, उस डेट तक नहीं, उस डेट से पहले तक, ठीक है। तो मान लो अगर किसी का जन्म हुआ, ठीक है, थोड़ा इसको और पहले लिखते हैं और स्पेस चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर, 26 जनवरी 1950 से लेकर टू कब तक बताओ, 1 जुलाई, बताओ, 1 जुलाई 1987 तक। जिसका जन्म हो गया भारत में वो भारत का नागरिक बन गया, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं कि पापा हो, मम्मी हो, कौन हो, भारत का नागरिक कोई भी हो या ना हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, भारत का नागरिक कोई हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भारत का नागरिक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का नागरिक है इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स, मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब भारत, उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी नागरिकता भारत की है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो उनके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो, लेकिन अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक हुआ है, तो वो क्या, भारत के नागरिक होंगे। दूसरा पॉइंट सुनो, फिर मैंने देखो, मैंने इसलिए यहाँ बिफोर लिखा है, ये यहाँ कर दो, ठीक है। 1 जुलाई तक नहीं, 1 जुलाई से पहले, मैंने क्या बोला, यहाँ बिफोर लिख देना, नहीं तो जैसे मैं गलती कर रहा हूँ वैसे आप ही करोगे। देखो सुनो, देखो, ठीक है, अब 1 जुलाई मतलब वो उससे पहले था, 1 जुलाई 1987, 1987 से लेकर 3 दिसंबर, कितना, 3 दिसंबर 2004, बस यही कुछ डेट याद रखनी है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी का जन्म हुआ भारत में, इंडियन सिटीजन, अगर, सुनो पहले बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला
कि पहली कंडीशन क्या थी, एकदम सिंपल थी कि माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बच्चे का जन्म भारत में हुआ। कब तक ऐसा सीन कब तक था, जब से भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, तब तक यही प्रावधान था कि बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक बन गया, चाहे उनके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन किया गया 1987 में। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 1987 से 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 से पहले तक जिसका जन्म भारत में हुआ, 3 दिसंबर 2004 से पहले तक जिसका भी जन्म भारत में हुआ, ठीक है, उसके मम्मी या पापा मतलब माता या पिता में से, उसके माता या पिता में से किसी एक की भी अगर कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है ना, तो बच्चे को भारत की नागरिकता तब भी मिल जाती। अब देखो इसको थोड़ा और टफ कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा और टफ मतलब वेरी टफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया बताओ, यहां पे हुआ ये कि फ्रॉम 3 दिसंबर बताओ 2004, 3 दिसंबर 2004 से, ठीक है, मतलब तब से अब तक ऑनवर्ड्स में लिख दे रहा हूं। क्या 2 कंडीशन हो चाहिए, तो बोथ पेरेंट्स क्या हो, बोथ पेरेंट्स क्या है, इंडियन सिटीजन है, या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, या फिर दूसरी कंडीशन है कि वन इज सिटीजन, एक सिटीजन है, अदर इज नॉट, और दूसरा जो पर्सन है मतलब कि चाहे मां या पिता इनमें से कोई एक सिटीजन है, दूसरा अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब जो दूसरा पर्सन है वो इलीगल माइग्रेंट, नॉट इलीगल माइग्रेंट, मतलब इलीगल माइग्रेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, इलीगल माइग्रेंट नहीं है। तो क्या हुआ बताओ, ठीक है, तब वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। तो देखो लास्ट वाला एकदम टफ कर दिया है ना, ठीक है, तो लास्ट वाला एकदम टफ कर दिया है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एकदम सिंपल है और कुछ है नहीं। ठीक है, सुनो, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये समझ में आया, बाई बर्थ समझ में आया, सिटीजनशिप बाई बर्थ समझ में आया नहीं आया, ठीक है, सिटीजनशिप बाई बर्थ समझ में आया, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। मैंने बोला 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो वो भारत का नागरिक बन गया, माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो, ठीक है। फिर थोड़ा इसको टफ किया गया, टफ क्या किया गया, इसमें यह बताया गया कि अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से पहले तक किसी बच्चे का अगर भारत में जन्म होता है तो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके या तो मम्मी या तो पापा मतलब या तो माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी वो भारत का नागरिक बनेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको और टफ कर दिया गया 3 दिसंबर 2004 से कि अगर किसी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 से लेकर मतलब आज तक वही चला रहा है, 3 दिसंबर 2004 से 4 के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो वो 2 कंडीशन में ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहली कंडीशन ये कि उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक हों। दूसरी कंडीशन है कि चलो मान लो माता पिता में से कोई एक ही भारत का नागरिक है, दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट मतलब कि मान लो कोई बिना पासपोर्ट के ही भारत चलाया, मतलब बिना वीजा के ही भारत चलाया है, ठीक है, पासपोर्ट तो उस कंट्री के लिए होता है, तो बिना वीजा के बिना किसी परमिशन के ही भारत चलाया है, तो समझ आया, ऐसे तो उसको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं, ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट ना हो। हाँ, इसमें एक चीज है, अच्छा आपको पता है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था उस पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा था, उतना इतना उसमें इतना हल्ला क्यों, तो उसमें इतना हो हल्ला इसलिए हो रहा था, तो उसमें एक चीज था, चीज क्या था बताओ, उसमें ये था कि 3 कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बस ये 3 कंट्री, ध्यान दे लो, मैं वापस से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मान लो कोई और कंट्री है, कल को ईरान है, इराक है, कोई अदर कंट्री है और वहां से कोई हिंदू है सताया जा रहा है और वो भारत आ गया तो इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस 3 कंट्री से,
ठीक है, तो बांग्लादेश इन 3 कंट्री से 6 रिलीजन के लोग, सिर्फ 6 रिलीजन। कौन कौन से 6 रिलीजन है बताओ? ठीक है, एक तो हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है, और उसके बाद पारसी और क्रिश्चियन। ठीक है, तो अगर ये 6 रिलीजन से रिलेटेड कोई भी पर्सन, मतलब वहां पे कोई परसिक्यूटेड है, मतलब वो तो कहने की बात है परसिक्यूटेड है या नहीं है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ये भारत आ गए, ये भारत आ गए, लेकिन कब? भले ही जो एक्ट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, लेकिन जो आने की डेट है वो क्या है? 31 दिसंबर 2014। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ गए थे वो इस 6 रिलीजन में से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते थे। जो इन तीनों कंट्री में से किसी कंट्री से आए थे उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ पे बोला गया, अब देखो 3 दिसंबर 2004 है, मान लो अब ऐसा बोला जाए कि किसी बच्चे का जन्म, ठीक है, मान लो 3 दिसंबर 2004, चलो 3 दिसंबर 2004 छोड़ो, 3 दिसंबर 2014 बोलता हूं मैं। किसी बच्चे का जन्म भारत में 3 दिसंबर 2014 को हुआ और उस बच्चे के पिता भारत के नागरिक थे, लेकिन उनकी माता, ठीक है, बिना वीजा के पाकिस्तान से आई थी, ठीक है, उनकी माता बिना वीजा के पाकिस्तान से आई थी। तो आप ये बताओ कि बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है बाई बर्थ या नहीं मिल सकती? ठीक है, तो आंसर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, देखते हैं। सुनो, अब ये समझ में आया, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई आया है तो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, बस सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब इतना देख ही लिए हो तो एक और देख लो, ठीक है, बाई डिसेंट, ठीक है, तो बाई डिसेंट देखते हैं। अब सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो 26 ऑफ जैन, मैंने क्या बोला, नागरिकता में जो प्रावधान बने हैं वो 26 ऑफ जैन 1950 से बने हैं। तो 26 ऑफ जैन 1950 से लेकर कहां तक? 26 ऑफ जैन 1950 से लेकर, ठीक है, 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर 1992 तक। अब इसका रीजन है, मतलब उस टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए तो हमने नागरिकता में, देखो प्रावधान क्या था, ये बहुत टफ था। क्या था? वहां पे पहले सिंपल था, फिर थोड़ा सा टफ बनाया, फिर वेरी टफ बनाया। यहाँ पहले ही टफ था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक ये था कि कोई भी व्यक्ति बाई डिसेंट नागरिक तभी बन सकता है। बाई डिसेंट कौन नागरिक बनेगा? जो भारत के बाहर है, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब भारत के बाहर है तो उनको फिर इलीगल माइग्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता उसमें, भारत में है ही नहीं तो इलीगल माइग्रेंट इस बात की। तो ये समझ में आया। दूसरी बात, जो देखो जो भारत के बाहर है वो भारत की नागरिकता चाह रहे हैं तो बाई डिसेंट बन सकते हैं भारत के नागरिक। पहली कंडीशन क्या थी? देखो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक सिर्फ ये कंडीशन थी कि कोई भारत का नागरिक तभी बन सकता है। फिर से मैंने बोला कि यहाँ पे बिफोर लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिफोर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रॉम। तो मतलब इस डेट से लेकर उस डेट तक से पहले तक, ठीक है। सुनो, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10th ऑफ दिसंबर 1992 तक, 10th ऑफ दिसंबर 1992 तक, अगर, ठीक है, किसी व्यक्ति को डिसेंट से नागरिकता चाहिए, बाई डिसेंट, वंश के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, ठीक है। वंश से क्या होता है? मान लो किसी का ब्लड, मतलब कि कोई जेनेसिस का है, किसी के माता पिता भारत के हैं, ये दादा परदादा भारत के हैं, ठीक है, तो वो क्या, वो नागरिकता ले सकता है डिसेंट से, बाई डिसेंट, ठीक है। उसको नागरिकता चाहिए भारत की तो ले सकता है, लेकिन ये कंडीशन थी कि अगर फादर, क्या हो बताओ, ओनली फादर नागरिकता ले सकता है, लेकिन इफ ओनली फादर इज इंडियन सिटीजन, उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बताओ कंडीशन क्या है कि अगर फादर नागरिक हो भारत के तब, ठीक है, ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा चेंज किया गया 10th ऑफ दिसंबर से, मैंने आपको बताया ना लिबरलाइजेशन आया, तो भाई ये क्या बना के रखे हो, इसको थोड़ा चेंज करो। 10th ऑफ दिसंबर
1992 से, ठीक है, मतलब ये ऑनवर्ड्स हो गया, ठीक है, ऑनवर्ड्स हो गया क्या, कि चाहे माता, ठीक है, इधर पेरेंट्स, मतलब कोई भी पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इंडियन सिटीजन तो भारत का नागरिक मिल जाएगा, बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। हाँ, 3 दिसंबर में इसमें यह कहा गया कि मान लो कि अगर बाई डिसेंट किसी ने नागरिकता प्राप्त की है और उसका कोई बच्चा है, माइनर है, ठीक है, स्पेशली 1 साल, मतलब बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अगर उसको लगता है, मतलब किसी ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, मतलब किसी भी तरीके से प्राप्त की है और उसको चाहिए, और उसका जन्म, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, भारत के बाहर हुआ है, भारत के अंदर हुआ होता तो बच्चे के माता पिता अगर भारत के नागरिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। भारत के बाहर बच्चे का जन्म हुआ है, तो अगर उसके माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा जो है भारत का नागरिक बने, तो उनको 1 साल के अंदर, मतलब 3 दिसंबर, मतलब पहले तो ऐसे ही चल रहा था 3 दिसंबर तक, 3 दिसंबर, देखो 2004 में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, तो उसी में मतलब उसमें ये भी प्रावधान था कि बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, ठीक है, चाइल्ड के बर्थ के 1 ईयर के अंदर रिटर्न में ये देना होगा कि बच्चा और किसी कंट्री का पासपोर्ट कैरी नहीं कर सकता है, मतलब बच्चा, मतलब पेरेंट्स ने किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं बनवाया है उसका, ठीक है, ये लिख के देना होगा। अब इसमें थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब कि किसको थोड़ी राहत देनी है नहीं देनी है, वो डिपेंड डिपेंड करेगा, लेकिन करना कितना है, 1 साल के अंदर ही। तो इस बात का ध्यान रखना, बस इसमें यही इतना पॉइंट था, ये इसमें तो कुछ टफ है ही नहीं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, क्या था प्रावधान, तो 10 दिसंबर 1992 तक ये प्रावधान था कि सिर्फ फादर, ये थोड़ा टफ है, बहुत टफ कंडीशन है, सिर्फ फादर अगर भारत के नागरिक है और बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके फादर भारत के नागरिक होने चाहिए। 10 दिसंबर 1992, तो आपको पता है इसमें चेंजेस किए, क्या कर दिया, माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है, तो बताओ, माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 से इसमें एक प्रावधान और ऐड कर दिया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर माता पिता चाहते हैं, बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है और माता पिता चाहते हैं कि वो भारत का नागरिक बने, तो उनको लिखित में, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में, ठीक है, या काउंसलेट में, ठीक है, एम्बेसी और काउंसलेट में देना रहेगा, मतलब किसी एक जगह ये लिख के देना, लिखित में देना रहेगा कि उनके बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। तो बस इतनी सी बात थी, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 1927 और ये 3 दिसंबर 2004, ये वाला कहानी बता दिया है, बर्थ वाला, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको याद हो जाए, ये 10 दिसंबर तक था, ठीक है। तो ये बाई डिसेंट हो गया, डिसेंट का भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो डिसेंट का भी बता दिया है। अब देखो, अब मैं आपको एकदम सिंपल है, रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यहां पे क्या है, रजिस्ट्रेशन थोड़ा आसान है, और नेचुरलाइजेशन जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि पहले नेचुरलाइज करेंगे, मतलब प्राकृतिकरण से उसको बनाएंगे, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा समझो, ठीक है, दोनों टर्म्स को समझ लो, कुछ है नहीं, ठीक है। सुनो, इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, देखो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन दोनों के लिए ही किसी पर्सन को अगर नागरिकता ग्रहण करना है तो उसको भारत में रहना होगा, ठीक है। भारत में रहने के बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी भी तरीके का अगर किसी को नागरिकता ग्रहण करना है तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड पूरा डिस्क्रिप्शन है कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। अब ये मत बोलना एम्बेसी या काउंसलेट करते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के ही पार्ट है ना। सुनो, तो इसमें दो चीज आप ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो दोनों में ही ये है कि मान लो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले, चाहे वो नेचुरलाइजेशन हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन हो और चाहे ही वो रजिस्ट्रेशन हो, दोनों में एप्लीकेशन करने से पहले कंटिन्यूअसली भारत में आपको 1 साल रहना पड़ेगा,
लेकिन उससे पहले कंडीशन इसमें टोटल 15 सालों में, कितने सालों में, 15 सालों में आपको इंडिया में 12 साल रहने हैं, ठीक है, और इसमें टोटल कितने सालों में, 9 सालों में आपको इंडिया में 7 साल रहने हैं। तो आप बताओ टोटल, या 8 साल बचे, मतलब 1 साल तो कंटिन्यू रहना ही रहना है, तो टोटल 8 साल बचे, तो 8 में से 6, तो वो कैसे भी रह सकता है, मतलब आ जा सकता है, ठीक है, मतलब जिस कंट्री से है उस, या जिस कंट्री में रहता है वहां आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले उसको 1 साल कंटिन्यूअस भारत में रहना पड़ेगा। एंड सेम वे यहाँ, ये क्या करना होगा बताओ, कि अब देखो 15 साल में से 1 साल तो कंटिन्यू रहना ही रहना है, बाकी के 14 सालों में से उसे कितने साल रहने बताओ, 11 साल तक इंडिया में रहना है, मतलब वो बीच में आ जा सकता है, ठीक है, बीच में आ जा सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो इतना टाइम इंडिया में स्पेंड कर लेता है तो वो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तरीके से क्या कर सकता है बताओ, एप्लीकेशन कर सकता है, और पूरा डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट पे है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट ये क्राइटेरिया तो पूरा होना ही चाहिए। अब इसमें आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों इसमें इनको इतनी छूट दे दी, क्यों इसमें इनको छूट नहीं दी। तो देखो इसमें मान लो अगर कोई डिसेंट से है, किसी के दादा परदादा रह रहे हो, एक तो वो क्राइटेरिया। दूसरी बात, मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, उसने ऑलरेडी उसने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली, तो वो इसमें लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ओसीआई वाले हैं तो वो इसमें लाई करेंगे, और इसमें बिल्कुल मतलब जिसको भारत की नागरिकता चाहिए, भारत से संबंध नहीं है, तो उसको भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, पहले वो नेचुरलाइज होगा, तब जाके चीजें क्लियर होगी। तो इस बात का मतलब तब जाके वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया। तो बस इतनी सी बात है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। देखो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, पर्सन विद फुल एज एंड कैपेसिटी। नेचुरलाइजेशन का देख लेते हैं। नेचुरलाइजेशन में क्या है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मे ग्रांट सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट, कि अगर उसको बनाना है, देखो कि ऑफ नेचुरलाइजेशन टू द पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, पहली बात तो इलीगल माइग्रेंट ना हो, इफ ही और सी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कितना 12 ईयर्स, 12 ईयर्स थ्रू आउट 12 मंथ प्रेजेंटिंग, मतलब बिल्कुल एप्लीकेशन बनाने से पहले उसको लगातार 12 महीने इंडिया में रहने होने चाहिए, ठीक है ना। डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड 11 ईयर्स, मतलब 11 ईयर्स एग्रीगेट है, मतलब टोटल 12 साल रहने चाहिए इंडिया में, ठीक है, जिसमें से 11 साल वो एग्रीगेट हो सकता है, बाकी 1 साल लगातार इंडिया में रहना ही होगा, ठीक है। एंड फुलफिल्स क्वालिफिकेशन इन द शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो तो डिसीजन है, मैंने आपको बताया पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है किस पे बताओ, गवर्नमेंट पे करेंगे। नॉट भी मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि किसी जहां पे भारत की नागरिकता जिस देश को रोकी गई है, जिस कंट्री को भारत, मतलब ऐसी कोई कंट्री जो भारत के लोगों को नागरिकता नहीं दे रही, तो उसको हम नागरिकता क्यों देंगे। तो सेम चीज लिखिए, कोई नई चीज नहीं है। चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब ये तो सबका ही होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, देखो अब देखते हैं नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि भाई इरादा होगा तभी तो वो आएगा भारत में, और क्यों, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ये कुछ नहीं है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का सिंपल सा इतना सा मतलब है, बताया तो स्टार्टिंग में बता दिया। मान लो कोई पार्ट है, ठीक है, जो भारत का हिस्सा बनना चाहता है, तो क्या करना होगा बताओ, ठीक है। कोई भी भाग, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बनना चाहता है, या भारत ने कोई हिस्सा स्थापित किया, मतलब ठीक है, स्टेब्लिश किया, तो वहां के लोग, मतलब उस जमीन पर जितने भी लोग रहेंगे, मतलब उस लैंड पे जितने भी लोग रहेंगे, उनको भी तो नागरिकता हम प्रदान करेंगे, ठीक है। तो वो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है। उसके बाद नागरिकता छोड़ने के तरीके आते हैं, ये मैंने आपको बताई दिया। रिनंसिएशन का मतलब ये है कि सिंपल सा है कि आप मतलब भारत की नागरिकता आप त्याग रहे हो, खुद से स्वयं त्याग रहे हो, मतलब खुद परमिशन करें, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग है, अपनी इच्छा से आप इसको त्याग रहे हो। लेकिन यहां भी डिस्क्रिप्शन होता है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं त्याग रहे हो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, नहीं, गवर्नमेंट की मर्जी वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। लेकिन टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन मान लो आपने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली, सिंपली मैंने एक बार समझाया इसलिए मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। आपने किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता ले ली, तो आपको पता है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप है नहीं कि, और दूसरी बात ये नहीं कि किसी कंट्री की जो है नागरिकता आप ले लो और भारत की भी नागरिकता ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नागरिकता है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, टर्मिनेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ वो एप्लीकेबल नहीं होते कुछ प्रोविजन इसके वॉर के टाइम पे, बाकी देख लेना। देखो डेप्रीवेशन क्या है, डेप्रीवेशन मैंने आपको बताया था, डेप्रीवेट का मतलब होता है डांटना, तो स्कॉल्ड करना, तो ये सिंपल है, मतलब इसमें कुछ नहीं, जैसे नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त कर ली, ये बताया ना मैंने आपको।
अनिष्ठा दिखाई भारत के संविधान के प्रति, युद्ध के दौरान दुश्मन की मदद कर रहा है कोई, ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, तो फिर तो छीन ली जाएगी नागरिकता। ठीक है, तो अब सुनो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता छोड़ने के 3 तरीके कहाँ पे दिए गए हैं, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में दिए गए हैं, ना कि संविधान में, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप पढ़ लेना, एकदम सिंपल है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के विपरीत, मतलब अमेरिका में आप देखते हो क्या होता है कि आपके पास स्टेट की नागरिकता होनी चाहिए प्लस कंट्री की अलग से, ठीक है, नेशनल। हाँ, ये मैं आपको सिर्फ, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा बता रहा हूँ। देखो जैसे एनआरसी है, एनआरसी क्या है, ठीक है, देखो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें क्या होता है, मान लो अगर इसमें किसी का नाम नामांकन करना है, किसी का नाम इसमें अंकित करना है, तो उसके लिए आईडी प्रूफ मस्ट है, समझ में आया। वैसे ही एक है एनपीआर, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भाई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नामांकन करने के लिए किसी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक कोई आईडी कार्ड रहेगा, या किसी पर्सन ने बोल भी दिया कि हाँ वो 6 महीने से यहाँ रह रहा है, या किसी का 6 महीने तक रहने का इरादा भी है ना, तो भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका नाम अंकित हो जाएगा, उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बट एनआरसी में अगर रजिस्टर करवाना है आपको अपना नाम, ठीक है, ये भी रजिस्टर है, वो भी रजिस्टर है। पॉपुलेशन रजिस्टर में नॉर्मल पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जबकि एनआरसी में आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपने आईडी प्रूफ नहीं दिया तो आपका एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया एनआरसी के बारे में। वैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सामान्य निवासियों के लिए है, मतलब जो भारत में रह रहा है पिछले 6 महीने से, ये 6 महीने रहने का इरादा भी है, ठीक है, तब भी उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। तो बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि अवैध प्रवासी कौन नहीं माने जाएंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, जो भी पर्सन इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, वो 3 कंट्री से और 6 रिलीजन से, ठीक है, 3 कंट्री कौन सा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, और 6 रिलीजन कौन है, हिंदू के तो 4 रिलीजन है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्पेशली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वहां पे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है कि जो ये 3 रिलीजन आते हैं, स्पेशली सिख, बौद्ध, जैन, तो ये कोई अलग से रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, हिंदू में ही आते हैं, ठीक है। तो ये 3 कौन कौन से, हिंदू तो हो ही गए, प्लस सिख, बौद्ध और जैन ये आते हैं, पारसी और क्रिश्चियन भी हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 कंट्री और 6 देश से, ये मैंने आपको सब बता दिया है, आप इसमें से पढ़ सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात, ठीक है, देखो जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स है ना, वहां पे, ठीक है, ये नागरिकता अधिनियम जो है ये लागू नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये 6th शेड्यूल के एरिया, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों में लागू नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्षेत्र भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, नहीं है जिन्हें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है, ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में तो कुछ आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, तो मतलब 6ठी अनुसूची में तो बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरी बात, इसमें से कुछ और भी राज्य हैं जहां पे इनर लाइन परमिट लगता है, तो वहां भी देखो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, तो यहां भी लागू नहीं है, ठीक है। लेकिन 6th शेड्यूल में कौन से 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहां तो बिल्कुल लागू नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें एरिया मैंने मेंशन किया है, इतना डेप्थ में जाके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर कोई देखो 2 चीजें थी, एक तो इलीगल माइग्रेंट कहां बच रहे थे बताओ, बर्थ में, बाई बर्थ में, जहां इलीगल माइग्रेंट करार दिया जाता था, मतलब कोई बिना वीजा के आएगा, तो वहां पे 6 रिलीजन बच जा रहे थे, मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने बताया कि 6 रिलीजन उसमें बच जाएंगे। लेकिन कब आए हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो, तो एक वहां पे बच रहे थे। दूसरा जो नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस है, नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस में मैंने आपको सिंपली बताया ना, देखो सिंपली देखो, मान लो ये नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, तो कोई अप्लाई कर रहा है तो पहले तो 1 साल कंटिन्यूअस वो इंडिया में रहेगा, कितना, 1 ईयर, तो 1 ईयर वो कंटिन्यूअसली कहां पे रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। बाकी के 14 सालों में, बाकी के इन 14 ईयर्स में उसको कितना रहना है बताओ, 11 साल इंडिया में रहना है। लेकिन 11 साल की जगह इसको कितना रहना है, 5 ईयर, 11 साल की जगह कितना रहना है बताओ, 5 ईयर, ठीक है। ये देखो, तो कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन टू सर्टेन सिटीजनशिप हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर द एबव कैटेगरी, मतलब इन कैटेगरीज के लिए, मतलब उन